गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम भी पढ़ लिया और हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस भी सीख लिया। एप्लीकेशंस में क्या सीखा? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सीखा और एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम सीखा। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया गया था दैट कि एवरी फंडामेंटल थ्योरम के बारे में मैंने बताया था आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी कंपोजिट नंबर हम अगर लेते हैं तो वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती है। हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कोई फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया, किसी दूसरे बच्चे ने कोई फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया किसी नंबर का, तो वो सेम आएगा। कहने जैसे 24 है, अब 24 का फैक्टराइजेशन आप 4 बच्चों को दे दीजिए, बोलिए कि इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, चारों बच्चों का आंसर सेम आएगा क्योंकि ये यूनिक होता है। ये मतलब कि अलग अलग नहीं हो सकता, वेरी नहीं करेगा कि प्लेस बाय प्लेस, पर्सन बाय पर्सन ये वेरी कर जाएगा। नो, इट इज़ यूनिक। जैसे अगर 24 का फैक्टराइजेशन करना है तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 2s होंगे और 1 3 होगा। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यूनिक है। तो अगर ये अब कोई भी बच्चा फाइंड आउट करेगा तो यही इसके फैक्टराइजेशन लिखे जाएंगे। क्लियर? तो फंडामेंटल बहुत बेसिक सी थ्योरम है, वो यही बताती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट होगा ये यूनिक होगा, एक जैसा होगा, चाहे जितने लोग इसको फाइंड आउट करें। क्लियर? हर एक कंपोजिट नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर? इट इज़ यूनिक। नेक्स्ट, तो फंडामेंटल थ्योरम आप लोग सीख गए। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ इट्स एप्लीकेशंस। इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने जो पढ़ रखे हैं पहले से ही, देखिए मैं बता देता हूँ। बहुत मज़ेदार है ये, अगर आप ध्यान से इसको सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसका एप्लीकेशन एक हम लोगों ने सीखा था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में, यानी कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम आधारभूत प्रमेय का प्रयोग लासा मासा निकालने के लिए भी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया था फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से। तो आज इसका एक दूसरा एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है? इरेशनैलिटी प्रूव करने का। क्या प्रूव करने का? इरेशनैलिटी। ये क्या होता है? बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। किसकी इरेशनैलिटी प्रूव करनी है? √2, √3, √4, √5, √7, ये सब क्या है? आर इरेशनल। ये हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, मैंने 10th में भी थोड़ा सा बताया था। आर इरेशनल, ये सारी की सारी क्या नंबर है? इरेशनल नंबर है। लेकिन ये क्यों इरेशनल है, इसको आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटना नहीं है, एकदम आसानी से इसको समझना है। जैसे जैसे हम बताते जाए बस आप उसको देखते जाएंगे, बड़ी आसानी से ये आप प्रूव कर पाएंगे। चलिए, उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, बहुत ज़रूरी है। जैसे इधर देखिए, आपको बताया गया था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में बताया गया था कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है रेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो चलो मैं लिख लेता हूँ एक रेशनल नंबर। जैसे 6/8 है, क्या ये लोवेस्ट टर्म में है? नहीं, ये अभी लोवेस्ट टर्म में नहीं है। अपने लोवेस्ट टर्म में का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्या करें, 6 और 8 का HCF निकालें तो HCF 1 आना चाहिए।
कहने का मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, तभी इसको लोवेस्ट टर्म में कहेंगे। कुछ बच्चे इसको ऐसे ही बोल देते हैं जैसे कि 2, 6 और 8 दोनों अभी 2 से कट जाएंगी, जाहिर सी बात है 2 से ये 6 भी कट जाएगी, 8 भी कट जाएगी, तो इसका मतलब ये अभी लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो हर एक रैशनल नंबर को लोवेस्ट टर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको भी लिखते हैं लोवेस्ट टर्म में। तो इसका लोवेस्ट टर्म क्या होगा, देखिए लोवेस्ट टर्म्स में अगर इसको हम लिखते हैं तो भाई 2 3 जा 6, 2 4 जाए तो क्या हो जाएगा 3/4। अब ये 3/4 लिख गया, रेशनल नंबर है और इसको हमने लोवेस्ट टर्म में लिखा 3/4। जैसे ही कोई भी आपकी रैशनल नंबर लोवेस्ट टर्म में लिखी जाएगी तो उसका जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा वो तुरंत को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम। मतलब क्या होगा कि दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। जैसे 3 के फैक्टर हम लोग लिखें तो 3 का फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 3 होगा। 4 के फैक्टर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1, इसलिए ये क्या है, को प्राइम है। क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि हर एक रैशनल नंबर को हम लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं और जैसे ही लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे। क्लियर। चलिए इसका यूज़ करना है अभी, तो इसलिए ध्यान रखना है ये। तो हमें क्या प्रूव करना है, √2, √3, √5, √7 की इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल क्यों है। ये प्रूव करने के लिए इससे पहले एक और थ्योरम दी गई है अपनी एनसीईआरटी में, पहले उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 क्या है, देखिए थ्योरम नंबर 1.3 में क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है लेट, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेट P be a prime number if P divides a square then P divides a, where a is a positive integer। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ। इसको लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये थ्योरम, इसको आनी चाहिए आपको। चलिए इसको हिंदी में अगर लिखें, माना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये थ्योरम लिख दीजिए। माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ हम लोग फंडामेंटल थ्योरम से प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। ये थ्योरम की सारी फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड हैं, इसलिए बहुत अच्छे से फंडामेंटल थ्योरम आप सभी को आना चाहिए। अच्छा ये चीज़ है कि ये बोला गया है कि इसको अगर नॉर्मल शब्दों में समझें कि अगर P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं, देखिए यहीं मैं समझा देता हूँ। इसमें मान लीजिए कि कोई नंबर है, सपोज दैट 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, जाहिर सी बात 36। तो अगर 36 है तो 36 अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स में। तो 36 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि 6, यहाँ पे ये a स्क्वायर है और ये a है,
तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 36 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो क्या 6 भी 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा 100%। और कितना आएगा? 2 3 या 6। यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 है, यानी कि जब 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए 36 है ये, तो 36 में देखिए क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 18 टाइम है, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। तो यही बात हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करनी है कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, अगर पी ए को अगर देखिए इधर लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कुछ होंगे। हमने बताया था हर एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यूनिक होते हैं। तो मान लेते हैं कि ए के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज दैट, अब हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से नंबर है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। मान लो एक हो गया फैक्टर P1, दूसरा फैक्टर हो गया P2, तीसरा फैक्टर हो गया P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। ओके, जहाँ पे क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर P1, P2, P3 डैश 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 Pn आर प्राइम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा है, तो इनको प्राइम्स मान लेते हैं। ओके, जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब ए दिया गया है, ए स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसके फैक्टर P1, P2, P3 डैश 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 Pn, ये हो गया। एक बार लिखा है इसके फैक्टर, फिर दूसरी बार इसको और लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, P1, P2, P3। यही तो करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर निकालते समय क्या करते हैं? ए का ए में मल्टीप्लाई, तो ए का एक वैल्यू ये है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें, भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का तो मतलब यही हुआ ना, ए मल्टीप्लाई बाई ए का ही ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही मैंने करा, तो ये मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए P1 और P1 दो बार आ गया ना, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर P2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर P3 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी दो बार आ गया, एंड इसी तरह से हर एक फैक्टर दो बार आ जाएगा। इसका लिख लिया। अब थ्योरम में हमें क्या बोला गया है? नाउ सिंस, ये बात ऊपर बोली गई थ्योरम में, ये देखिए, इफ़, ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़िए। ये लिखी, क्या लिखी? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ओके, यहाँ लिखेंगे नाउ सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमें थ्योरम में दिया गया, गिवन है, ये चीज़ गिवन है। यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ओके, देयरफॉर, इसलिए क्या होगा? अच्छा, ए स्क्वायर को P क्यों डिवाइड कर रहा होगा? क्योंकि ए स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में P आ रहा होगा, तभी तो इसको डिवाइड कर पा रहा है। भाई अगर हम ये कहें कि 24 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यानी कि ये हर एक फैक्टर 24 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से अगर हम ए स्क्वायर के ये फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर के ये फैक्टर्स लिखने का मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर निकाला जाएगा तो वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हमसे बोला गया कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि P इनमें से कोई एक होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम लिखते हैं किसी भी नंबर का, तो वो जो नंबर है वो अपने हर एक फैक्टर से डिवाइड होगी। डिवाइड होने का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? तो हर एक नंबर से डिवाइड होगी। इसने बोला है उल्टा,
बोला है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p a स्क्वायर का फैक्टर है, और फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इनमें से कोई एक फैक्टर होगा भाई। ये तो हमने माने हैं, एग्जैक्ट थोड़ी नहीं है, ये मान लिए हमने ये फैक्टर्स हैं, तो p भी इन्हीं में से कोई एक होगा जिसको हम लोग p कह रहे हैं। हो सकता है वो p1 हो सकता है वो p2 हो। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है कि p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये तो बाई फंडामेंटल थ्योरम, ये तो फंडामेंटल थ्योरम आपकी बोलती है, FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो यानी कि P इज धूप आ रही है, एक सेकंड जरा कैमरा सेट कर दें। वेट वेट वेट, चलिए अभी ठीक हो गया, आप कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो गया, P इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो P उन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक नंबर होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे, अगेन फ्रॉम FTA the only prime factors of a square are P1 P2 P3 dash 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 Pn. So P is one of them. Now since A is equal to P1 P2 P3 dash 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 Pn, it implies that P divides A, hence proved. चलिए इसका मीनिंग समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अच्छे से कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है P जो है वो प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो पावर लिख रखी है। पावर का मतलब यही है, जैसे मैंने अभी 24 के बताया था, 24 के फैक्टर बताए थे 2 की पावर 3 और 3। तो 2 की पावर से मतलब तो है नहीं, हमें 2 है उसका मेन फैक्टर, ओके, और 3 फैक्टर है, और 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है, बस पावर का मतलब तो यही है। यहाँ पे वही चीज़ है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के। तो यहीं मैंने लिखा है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यानी कि P इन्हीं में से कोई एक होगा। यहाँ पे लिखा मैंने P इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो अगेन हमने यही चीज़ लिखी है कि जो P प्राइम फैक्टर ऊपर हमने जो लिख रखे हैं वो तो P1 P2 P3 हैं ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब कि P इज़ वन ऑफ देम, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो सिंस A इज इक्वल टू P1 इंटू P2 P1 P2, ये सारे के सारे A में भी आ रहे हैं फैक्टर्स, क्योंकि A में भी सारे फैक्टर्स P1 P2 P3 आ रहे हैं, तो यानी इनमें से भी कोई एक P होगा। तो जब ये इनमें से भी कोई एक P होगा यानी कि वो A को डिवाइड करेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर डिवाइड करता है नंबर को। तो अगर इन्हीं में से कोई एक है P, तो P जाहिर सी बात है A को डिवाइड करेगा। क्लियर, बस बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, एक बार और आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमें बोला गया था कि P एक प्राइम नंबर है, और अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो P A को भी डिवाइड करेगी। बस इतना याद रखना है, थ्योरम यही हर जगह यूज होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा कि प्राइम फैक्टर मान लिए A के, क्योंकि A एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर दी गई थी, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने मान लिए भाई कि P1 P2 P3 ये सब हैं प्राइम फैक्टर्स, ओके। अब A स्क्वायर निकालना था, तो A का A में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्हीं फैक्टर्स का इन्हीं फैक्टर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर बन गए सारे के सारे। फिर बोला गया था क्वेश्चन में ही, देखिए P डिवाइड्स A स्क्वायर, थ्योरम में ही बोला गया था स्टार्टिंग में ही कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये गिवन है। तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो जाहिर सी बात है P जो है वो इन्हीं टर्म में से कोई एक होगा। यहाँ मैंने लिखा है
प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर में से कोई एक है पी। तो अगर P1 P2 P3 या Pn में से कोई एक P है और हमने देखा ए के भी फैक्टर में भी P1 P2 P3 ही आ रहे हैं, तो अगर वो P है तो P अगर P1 P2 P3 ये सारे के सारे ए को डिवाइड कर रहे हैं और इन्हीं में से कोई एक P मान लिया गया है तो वो भी ए को डिवाइड करेगा। बस सिंपल सी थ्योरम थी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ रखी है। फिर से इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आ जाएगी। नाउ